ठीक है जी, तो ये उसकी वजह है कि उसमें न्यूक्लिएशन हो जाती है, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो फिजिकल फार्मेसी का प्रॉब्लम है कि अगर हम 100% उसको सेचुरेट करते हैं तो फिजिकल फार्मेसी का प्रॉब्लम उसमें हो सकता है, उसकी अपीयरेंस खराब हो जाएगी, एक क्रिस्टल बनेगा, वो न्यूक्लिएशन की वजह से फिर बहुत सारे शुगर को जो है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है जी। सर जब क्रिस्टल बन जाएगा तो सिरप तो फिर अनसेचुरेटेड हो जाएगा। हाँ, सिरप अनसेचुरेटेड हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन ही शुगर जो है वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होती रहेगी। इसके लिए आप आई एम नॉट श्योर कि आपने न्यूक्लिएशन फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। न्यूक्लिएशन न्यूक्लिएशन एक ये फेनोमेना है कि वो एक क्रिस्टल, जैसे सेल का न्यूक्लियस होता है ना, सेल का न्यूक्लियस जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसी तरह से वो एक क्रिस्टल जो है वो न्यूक्लियस के तौर पे ऐड करेगा पूरे सिरप के लिए, और पूरे सिरप को कन्वर्ट करवा देगा, उससे क्रिस्टल अलग कर देगा, क्रिस्टल बनवा देगा उसको। अब ऐसा नहीं होगा कि शुगर के जो है क्रिस्टल बने हुए होंगे और बाकी पानी ऊपर तैर रहा होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जो क्रिस्टल बनेगा वो क्रिस्टल में मौजूद होगा वाटर भी और शुगर भी, अनटिल अनलेस कि फिर वो अगर ओपन रूम में रखा हुआ है, ओपन एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, खुला रखा हुआ है, तो वो टेम्परेचर के साथ या एनवायरनमेंट के साथ वो क्रिस्टल का वाटर एवापोरेट होता है। तो ये बहरहाल अब सारा उसका जो मैकेनिज्म है वो फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड है, वहाँ पे हम नहीं जा सकते। अगर हम फिजिकल फार्मेसी में चले गए मजीद तो हमें एक से ज़्यादा यूनिट चाहिए होगा सिर्फ न्यूक्लिएशन को समझने के। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि थोड़ा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने में अगर कंप्लीट सेचुरेटेड सिरप होगा तो कोई भी एक क्रिस्टल बनेगा और वो क्रिस्टल एक करेगा एज अ न्यूक्लियस के तौर पे, और फिर बाकी तमाम जो सिरप जहाँ पे कि वो मौजूद है उसको भी क्रिस्टल बनवा देगा। यानी कि यूं कह लें कि कंप्लीटली सेचुरेट करने की वजह से सिर्फ एक क्रिस्टल मसला करेगा, लेकिन वो एक जो क्रिस्टल है उससे आगे उसकी कहानी उसके अपने ऊपर डिपेंड करती है। आप वो सिचुएशन पे या अनसिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती। एक क्रिस्टल अगर बन गया तो वो क्रिस्टल अगर न्यूक्लिएशन की तरफ चला गया तो वो न्यूक्लिएशन जो है आप बाकी पूरे सिरप को डिस्टर्ब कर देगी, चाहे वो आपको सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कंप्लीट सेचुरेटेड से सिर्फ प्रॉब्लम एक न्यूक्लिएशन का होगा, फिर बाकी नताइज निकलेंगे न्यूक्लिएशन की वजह से। ठीक है जी। और वो सवाल, ये सवाल आपसे जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये वाला सवाल नहीं पूछा जाएगा। और जी, तो अब आते हैं जेल्स एंड मैग्मास की तरफ। जेल्स एंड मैग्मास, जेल्स क्या है, सेमी सोलर सिस्टम्स हैं that consist of dispersions which are made of either small inorganic particles or large organic molecules। ये स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स या लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो इनक्लोज्ड होते हैं या इंट्रैप्ड होते हैं विद इन अ लिक्विड, एक लिक्विड में इनक्लोज्ड या इंटरपेनिट्रेटेड होते हैं। इस तरह से होते हैं, वो मजीद देख लेंगे। इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन जेल्स की ये भी है कि जेल्स आर आल्सो डिफाइंड एज सेमी रिजिड सिस्टम्स। सेमी रिजिड यानी कि जिनकी रिजिडिटी जो है वो 100% रिजिडिटी ना हो, बल्कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो। जैसे कि एक नेट होता है, फिश नेट की जैसे कि वायर्स होती हैं, अगर उस वायर्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिडिटी भी नहीं है और 100% फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, तो उसको कहते हैं सेमी रिजिड सिस्टम्स, in which the movement of the dispersing medium is restricted। एक सेमी रिजिड सिस्टम बनता है, जैसे कि फिश नेट का आप विजुअलाइज करेंगे, फिश नेट की तरह का सेमी रिजिड सिस्टम बनता है। इस फिश नेट की तरह का जो नेटवर्क है, इसके अंदर
डिस्पर्सिंग मीडियम की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ठीक है जी। ये सेमी रिजिड जो सिस्टम है इसका एक तरह से इंटरलेसिंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है। एक दूसरे में पेनिट्रेट होने वाला, एक दूसरे के साथ बनने वाला जो है वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। उस नेटवर्क में पार्टिकल्स सॉल्वेटेड मैक्रोमोलेक्यूल्स डिस्पर्स फेज के वो इंट्रैप्ट हो जाते हैं, उसके अंदर मौजूद रहते हैं और उस नेटवर्क की वजह से उसकी मूवमेंट जो है वो फ्री नहीं होती। जैसे कि पॉलीमर मैट्रिक्स की मदद से ये इस तरह से एक बन गया हमारे पास इंटरलेसिंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क या सेमी रिजिड सिस्टम्स। अब ये जो पॉलीमर्स की चेन्स हैं, पॉलीमर्स की चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हुई हुई हैं। ये इंटरकनेक्शन जो है फिर वो इनकी डिफरेंट केमिस्ट्री है। ये फिजिकल इंटरकनेक्शन भी हो सकता है, कॉन्जुगेट केमिस्ट्री के थ्रू भी हो सकता है, एक दूसरे से आपस में इनकी क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है। ये इस तरह से बहरहाल एक नेटवर्क बन जाता है। इस नेटवर्क के फिर बीच में जो है वो सारी चीज़ें इंटरेक्ट हो जाती हैं, इंक्लूडिंग डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक जी। तो यही जो इंटरलेसिंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क है जिसमें कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है सॉल्वेटेड मैक्रोमोलेक्यूल्स की और डिस्पर्सिंग मीडियम की, इसकी वजह से इस सिस्टम की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और यही विस्कोसिटी इन जेल्स को जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, कि समझ में आ गई ये बात? सर हायर विस्कोसिटी सेमी सॉलिड स्टेट की वजह से होती है? हायर विस्कोसिटी की वजह से सेमी सॉलिड स्टेट मिलती है जेल्स को। जेल्स कैटेगराइज किए जाते हैं एज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। दे आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज द लिक्विड प्रिपरेशन, ऑल्दो कि उसमें लिक्विड्स ही मौजूद होते हैं सारे, जैसे कि सस्पेंशन और इमल्जन में होते हैं। ठीक जी, लिक्विड्स होते हैं ज़रूरी, लेकिन उसकी जो विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी आती है 3 डायमेंशनल नेटवर्क की वजह से, और इस विस्कोसिटी की वजह से ही वो उसको मिलती है, जेल्स को सेमी सॉलिड स्टेट मिलती है। सर विस्कोसिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं सर? विस्कोसिटी को आप क्यों जेल्स में इम्प्रूव करना चाहते हैं? पहले तो ये तो बताया ना पहले भाई। हमने ये कहा है कि जेल्स की विस्कोसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। अब इम्प्रूव करने का मतलब आपका है क्या? इम्प्रूव से मतलब आपका विस्कोसिटी बढ़ाना है या विस्कोसिटी कम करना है? मतलब सर बढ़ाने की। बढ़ाने की। जी जी। अच्छा, तो बढ़ाना चाहती क्यों? कौन से डोजेज फॉर्म में बढ़ाना चाहते हैं? जेल्स जेल्स की बात कर रहे हैं, सर किसी और की बात कर रहे हैं? सर मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर विस्कोसिटी कम होगी तो हमारे जो ड्रग है वो सही नहीं बनेगी ना सर, जेल जो है सही बनेगा नहीं। तो मतलब उसको मतलब मॉडरेट तरीके से मतलब उसको इम्प्रूव करेंगे तो मतलब किस तरीके से करें? आप असल में आपका सवाल अभी भी क्लियर नहीं है। हमने ये बात की है कि जेल्स की विस्कोसिटी ऑलरेडी होती ही हायर है। अब अगर आपका इम्प्रूवमेंट से मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज करना है तो इंक्रीज क्यों करना चाह रहे हैं जब एक चीज ऑलरेडी हायर विस्कोसिटी पे है? तो पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब तो दें ताकि मुझे आपका सवाल सर क्लियर हो। हायर तो है सर, लेकिन मतलब हम इसको हायर कैसे करते हैं ये पूछ रहा हूँ। हायर कैसे करते हैं? ये हायर असल में हम जी जी करते नहीं है, ये हायर इसमें से निकलती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी मेन ठीक है सर। पहचान है और इसकी फार्मूलेशन पे डिपेंड करती है। वो फार्मूलेशन या उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है विस्कोसिटी। वो उसका स्ट्रक्चर कौन सा? इंटरलेसिंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क। जैसे कि एक जाल बना हुआ होता है ना, एक फिश नेट जैसा होता है, फिश नेट। जी जी सर। फिश नेट कैसा होता है? फिश नेट इंटरलेसिंग, एक दूसरे से ऐसे मिलता हुआ और एक दूसरे से क्रॉसिंग होते हुए उसमें नेट्स बन जाते हैं जी जी, इरेगुलर शेप में। इरेगुलर शेप में। ये इंटरलेसिंग, ये इस तरह का एक सेमी रिजिड सिस्टम बनता है। इसको अब अगर फिश नेट होगा ना, फिश नेट मिसाल के तौर पे, अगर ये फिश नेट है, ये फिश नेट है,
अब इस फेस नेट की ये वाली जो यहाँ पे ये वाली जो वायर है, अगर इसको आप पकड़ के खींचें तो क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको? वैसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होगी ना, कि रबड़ की तरह तो नहीं होगी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। जी भाई, क्या ख्याल है? जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन जो हमारा जेल्स में जो ये स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सेमी रिजिड। सेमी रिजिड इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसको समझ लीजिए कि ये हमारे पास जो है वो जेल्स का है, अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर लगे, अंदर से थोड़ा सा प्रेशर लगे, तो ये थोड़ी सी मूव कर जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी मूव कर जाएगी, इतनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसी वजह से, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसको सेमी रिजिड कहा जा रहा है, कि ना तो ये 100% फ्लेक्सिबिलिटी है कि जितना चाहो जितना प्रेशर मारो, ये ऐसा नहीं होगा कि खींच के यहाँ तक आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और ये ऐसा भी नहीं होगा कि अगर यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर दिया तो ये मेम्ब्रेन या ये जो फाइबर है ये टूट जाएगा। इसलिए इसको कह रहे हैं सेमी रिजिड। इसकी रिजिडिटी जो है वो उसमें एक किस्म का एतदाल मौजूद है, एक किस्म का बैलेंस मौजूद है। इसी वजह से यहाँ पर जो आपको शेप नजर आ रही है, ये एग्जैक्ट फिश नेट की तरह बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये है पेजर्ड है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं चीजों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। ठीक है जी। ये जो नेटवर्क बन रहा है, इस नेटवर्क की वजह से आती है विस्कोसिटी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस विस्कोसिटी को मजीद बढ़ा दें, तो किस पे काम करना पड़ेगा आपको? इसी नेटवर्क पे काम करना पड़ेगा। ये नेटवर्क जिस चीज से आ रहा है, जैसे कि पॉलीमर मैट्रिक्स से आ रहा है, तो पॉलीमर मैट्रिक्स बढ़ा दें, बढ़ जाएगी विस्कोसिटी और ज्यादा हो जाएगी। जी, क्लियर हो गई बात? ये जो नेटवर्क है हमारे पास, एक फिश नेट टाइप का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क की वजह से आती है विस्कोसिटी। ये नेटवर्क अगर मजीद आप बढ़ा देंगे, मजीद डेंस कर देंगे, तो विस्कोसिटी और मजीद बढ़ जाएगी। और ये नेट जो है वो मजीद डेंस कैसे होगा? ऐसे होगा कि जो जो चीज़ ये नेटवर्क बना रही है वो चीज़ का इजाफा कर देंगे हम। जी भाई, आपको मिल गया जवाब। आप कौन थे? किसका सवाल था ये? जी भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो अब जेल्स में हमारे पास यहाँ तो सिंगल फेस जेल्स होंगे। सिंगल फेस जेल से मतलब वो जेल्स जिसमें कि एपरेंट बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती होंगी बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड लिक्विड। ठीक है। जो लिक्विड होगा और जो हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स उसमें ऐड किए हुए हैं, ये जो पर्टिकुलरली मैक्रोमोलिक्यूल्स हम इसी को कहते हैं, जो कि हमारे पास ये नेटवर्क बनाती हैं, जैसे कि पॉलीमर्स। पॉलीमर्स इस लिक्विड के दरमियान और इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के दरमियान किसी तरह की कोई बाउंड्री नज़र नहीं आ रही होगी। कोई आप जो जेल को देख के इस तरह की कोई दो डिफरेंट चीज़ें आपको सिंगल जेल में नज़र नहीं आ रही होंगी, उसे कहते हैं सिंगल फेस जेल्स। टू फेस सिस्टम जेल्स वो जेल्स हैं जिसमें कि स्मॉल फ्लोक्यूल्स होंगे या किसी भी तरह के ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनको कि आप डिस्टिंक्ट कर सकें, पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। राइट। तो सिंगल फेस जेल्स में यूं समझ लीजिए कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो हिस्सा बन जाते हैं लिक्विड का, और टू फेस सिस्टम्स में दो फेज अलग अलग मौजूद रहते हैं, अपनी एंटिटी, अपनी आइडेंटिफिकेशन बरकरार रखते हुए एक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं दो फेजेस। राइट जी, उसे कहते हैं टू फेस सिस्टम्स। अब जी जो टू फेस सिस्टम्स हैं, इसको अकॉर्डिंग टू एंसेल्स बुक, एंसेल्स बुक ये कहती है कि जो टू फेस सिस्टम्स हैं इनको हम फ्रिक्वेंटली कहते हैं मैग्मा और मिल्क। यानी कि ये जेल ही है, लेकिन इस जेल में अगर टू फेस सिस्टम्स है तो उसको हम अक्सर जो है वो मैग्मा कहते हैं या मिल्क कहते हैं।
अच्छा, अगर इंटरनेट पे देखा जाए और इंटरनेट पे अगर यूएसपी फार्माकोपिया का अगर कोई रेफरेंस मिले तो उसमें ये लिखा हुआ होगा कि ऐसे 2 फेज सिस्टम जेल्स जिनमें के रेलेवेंटली हायर मॉलिक्यूलर साइज के मैक्रोमोलिक्यूल्स मौजूद हो उनको कहते हैं मैग्मा। रिलेटिवली हायर, अब वो रिलेटिवली हायर कितना हायर या कितना साइज वो एग्जैक्टली उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो आपकी नॉलेज के लिए या मैंने आपको दोनों बातें आपको बता दी कि बुक चैप्टर के अकॉर्डिंगली 2 फेज सिस्टम जेल्स को ही अक्सर जो है वो मैग्मा कहा जाता है या मिल्क कहा जाता है, जबकि दूसरी ऑफिशियल रिसोर्सेज के मुताबिक ऐसे 2 फेज सिस्टम जेल्स, तो यूँ समझ लीजिए कि अगर 2 फेज सिस्टम जेल्स को हम मज़ीद जो है वो कैरेक्टराइज कर लें और एक में स्मॉल मोलिकुलर साइज के कंपोनेंट्स हों और एक में हायर मोलिकुलर साइज के कंपोनेंट्स हैं, तो हायर मोलिकुलर साइज के मैक्रोमोलिक्यूल्स वाला जो 2 फेज सिस्टम जेल होगा उसको हम कहेंगे मैग्मा अकॉर्डिंग टू अदर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ गए ये बात? जेल्स और मैग्मास की बात क्लियर हो गई? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलें, तो हम ना समझते हैं। और जी, सम जेल सिस्टम्स आर एज क्लियर एज वाटर। देखेंगे ना आपने भी, वैसे टॉपिकल और कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस के भी बहुत सारे जेल्स देखे होंगे, उसमें से तकरीबन जेल्स जो है वो क्लियर होते हैं, क्लियर, और बहुत सारे जेल्स जो है वो टर्बिड भी होते हैं। प्रीवियस जब हमने डिस्पर्जन डिस्पर्स सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो वहाँ भी हमने देखा था कि ये जेल्स और मैग्मास जो है वो कोलाइडल डिस्पर्जन्स हैं। कोलाइडल डिस्पर्जन्स 1 नैनोमीटर एंड 0.5 माइक्रोमीटर की रेंज में आते हैं। कोलाइड्स हम यूजुअली उनको कहते हैं जिनका के साइज यूजुअली लार्जर होता है एटम्स से, आयन से और मॉलिक्यूल्स से। सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स में। इनसे साइज जब लार्जर होता है थोड़ा सा तो ये कोलाइड्स कहलाते हैं। अगर हम सॉल्यूशन से इनको कंपेयर करें तो सॉल्यूशन जो है वो लाइट स्कैटर नहीं करती। सॉल्यूशन से अगर हम लाइट पास करें तो वो लाइट स्कैटर नहीं होती, लेकिन कोलाइडल प्रिपरेशंस हो सकता है कि हमें बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशंस की तरह नज़र आ रही है, लेकिन उनमें डिफरेंस ये होगा कि वो लाइट को जो है वो स्कैटर करेगी कोलाइडल डिस्पर्जेंस। ठीक है, इसी वजह से कोलाइडल डिस्पर्जेंस को अक्सर सॉल्यूशन भी कहा गया है, और जो सॉल्यूशन है उनको ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है, जो कि लाइट स्कैटर नहीं करती, उनको कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशंस। राइट जी, तो अब इसमें जेल्स में अगेन अगर कोई जो मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर रहे हैं, जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो सॉल्वेंट लविंग है, सॉल्वेंट की तरफ उनकी अट्रैक्शन बनती है, उनकी एफिनिटी बनती है, तो उसको टर्म किया जाता है लायोफिलिक। और अगर सॉल्वेंट को वो हेट करते हैं, उनकी तरफ उनकी एफिनिटी नहीं बनती है, तो उनको टर्म किया जाता है लायोफोबिक। राइट जी, एसोसिएशन ऑफ कोलाइड्स विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। जो कोलाइड्स हैं, यानी कि जो कोलाइड्स यहाँ पे हम किसको कह रहे हैं, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है उसको कह रहे हैं कोलाइड। डिस्पर्स्ड फेज, जैसे कि सस्पेंशन में डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास जो है वो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स था, इमर्जन में डिस्पर्स्ड फेज जो है वो इमिसिबल लिक्विड था। जेल्स और मैग्मास में हमारे पास वो कंपोनेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स या वो डिस्पर्स्ड फेज जो कि इंट्रैप होगा उस इंटरपेनिट्रेटिंग नेटवर्क में या इंटरलेसिंग नेटवर्क के दरमियान जो पेनिट्रेट होगा। अच्छा, ये एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स की यानी कि डिस्पर्स्ड फेज की डिस्पर्जन मीडियम के साथ जितनी है वो कहलाएगी सॉल्वेशन। राइट जी, जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान अट्रैक्शन है, लाइकनेस है एक दूसरे के लिए, वो उसको एसोसिएशन बना सकते हैं, उसको कहते हैं सोल्वेशन। तो अगर एक मॉलिक्यूल ज़्यादा सोलवेटेड है तो इसका मतलब ये कि उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, उस डिस्पर्स्ड फेज की एफिनिटी ज़्यादा है गिवन डिस्पर्जन मीडियम के साथ।
अब ये डिपेंड करता है, ये टर्म्स हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, आई एम फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम टू इट्स कनेक्शन। भाई असल में आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे कंट्रोल में है नहीं, मैं इसको कंट्रोल कर नहीं सकता। अगर मेरे कंट्रोल में होती तो मैं कुछ ना कुछ यकीनन आपको कोई सॉल्यूशन इसका निकाल के देता। ओके जी, तो क्या बात हम कर रहे थे कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक, लिपोफोबिक, ये टर्म्स भी यहाँ पे अप्लाई हो रही होती हैं। लेकिन जो लायोफिलिक, लायोफोबिक और सॉल्वेशन की बात हम कर रहे हैं, तो ये एक गिवन डिस्पर्स्ड फेज विद द स्पेसिफिक डिस्पर्जन मीडियम के हवाले से बात की जा रही है। यानी कि एक कंपोनेंट अगर लिपोफोबिक है, लिपोफोबिक, राइट, तो वो जेल्स की टर्म में लायोफिलिक हो सकता है, लायोफिलिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम जो है वो चेंज हो गया, इन्वर्स हो गया। जहाँ पे हम उसको लिपोफोबिक के रहे थे और डिस्पर्जन मीडियम अगर जेल्स में हमारे पास वाटर है और वाटर के साथ उसकी एसोसिएशन अच्छी है तो उसको हम लायोफिलिक के रहे होते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी टर्म्स हैं, बहुत सिंपल भी हैं, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है पर्टिकुलरली एग्जाम में, तो इसका जो है वो ध्यान रखिएगा। जी दूसरी टर्म्स क्या है जी? एम्बिशन। एम्बिशन एम्बिशन ये चीज़ है जिसमें कि जो कोलाइड्स हैं हमारे, वो कोलाइड्स को जब हम डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे, डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करेंगे, तो वो डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड होता है। ये बात तो हमने देख ली है कि जेल्स और मैग्मास भी हमारे पास लिक्विड प्रिपरेशंस ही हैं, लेकिन उनको सेमी सॉलिड क्यों कहा जाता है? विस्कोसिटी की वजह से वो सेमी सॉलिड की कैटेगरी में चली जाती है। तो कोलाइड्स को जब हमने डिस्पर्जन मीडियम में ऐड किया तो वो थोड़ा सा उसको टेकअप करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड को, डिस्पर्जन मीडियम को, राइट जी। अगर डिस्पर्जन मीडियम को एब्जॉर्ब करता है और कोलाइड का अपना साइज बढ़ता है या जेल्स का अपना साइज बढ़ता है, यानी कि जो नेटवर्क्स हैं उनका अगर अपना साइज बढ़ता है तो इसको कहा जाएगा स्वेलिंग, और अगर साइज नहीं बढ़ता, सिर्फ वॉल्यूम टेकअप होता है तो उसको कहा जाएगा एम्बिशन। ठीक है। साइनेरेसिस जो है वो फॉर्म है एक इंस्टेबिलिटी ऑफ द जेल्स, जेल्स की इंस्टेबिलिटी की एक फॉर्म है साइनेरेसिस। साइनेरेसिस में ये होता है कि जो जेल्स का जो नेटवर्क है वो श्रिंक हो जाता है, फोर्स की वजह से श्रिंक होने लगता है, और श्रिंक होते होते वो अलग से जो है वो पहचाना जा सकता है। इसकी वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन आपको चैप्टर से मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक जो है वो स्ट्रक्चर है, इसको हमने डिस्पर्जन मीडियम में रखा, राइट जी। तो कलर चेंजिंग के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम का जो टेकअप है, लिक्विड का जो टेकअप है वो उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका साइज जो है वो चेंज नहीं होगा, इसका साइज चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं एम्बिशन। एम्बिशन। यहाँ पर हमारे पास एक पॉलीमर नेटवर्क है, जेल बना हुआ है, ठीक है जी, ये पॉलीमर नेटवर्क है। इसमें चूंकि लिक्विड भी है, ये नेटवर्क है, नेटवर्क यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हुई है, इसके दरमियान हमारे पास कोलेट्स भी होंगे, और जो डिस्पर्जन मीडियम है हमारा उसकी भी, वो डिस्पर्जन मीडियम भी मौजूद होगा। सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट जब हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये सॉल्वेंट ऐड करने के बाद, डिस्पर्जन मीडियम ऐड करने के बाद इसका साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ये साइज इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इसने सॉल्वेंट को टेकअप किया है या डिस्पर्जन मीडियम को टेकअप किया है और इसका साइज भी इंक्रीज हुआ है, तो ये कहलाएगा हमारे पास स्वेलिंग, राइट जी। साइनेरेसिस जो है वो हमारे पास एक इंस्टेबिलिटी है जिसमें कि जो नेटवर्किंग का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बाकी चीज़ों को वो पुल आउट करने लगता है दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये पॉलीमर नेटवर्क्स जो है वो एक तरह से श्रिंक होने लगते हैं इसमें,
ठीक, जैसे यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं ये श्रिंक होते होते ये इस जेल में से जो है ऊपर चला गया। इसकी वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे बुक चैप्टर से सेनेवेसिस, तो आपको ये मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो एक क्लासिफिकेशन हमने जैसी देख ली फेस सिस्टम के हवाले से, सिंगल फेस जेल से, टू फेस जेल से। एक क्लासिफिकेशन मीडियम के हवाले से होती है, जो डिस्पर्जन मीडियम है, वो डिस्पर्जन मीडियम जो है वो कौन सा है। अगर डिस्पर्जन मीडियम है वाटर, तो ये जेल्स कहलाते हैं हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोजेल्स। अगर डिस्पर्जन मीडियम है नॉन एक्वस मीडियम या ऑर्गेनिक मीडियम, तो ये जेल्स कहलाते हैं ऑर्गेनोजेल्स, राइट जी। इसी तरह से अगर हमने हाइड्रोजेल बनाया या ऑर्गेनोजेल बनाया और उस जेल में से फिर जब उसका स्ट्रक्चर बन गया, उसका नेटवर्क जो है वो पूरा क्रिएट हो गया, उस नेटवर्क में से अगर हमने उस जेल में से व्हीकल को या डिस्पर्जन मीडियम को जो है वो रिमूव कर दिया जाए इस तरह से कि पीछे सिर्फ नेटवर्क बच जाए, तो उसको कहते हैं जीरो जेल्स, जीरो जेल्स। जैसे कि ये हमारे पास हाइड्रोजेल को इथेनॉल के साथ एक्सचेंज करवा के हमने किसी भी तरह से उसका जो व्हीकल है, ठीक है, ये आप हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है कि इथेनॉल से रिएक्शन करवाया या किससे रिएक्शन करवाया, हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि हाइड्रोजेल में से वाटर जो है हाइड्रोजेल बनने के बाद निकाल दिया। जब वाटर उसमें से निकाल दिया तो हमारे पास पीछे बच गया जीरो जेल। ये सिर्फ पॉलीमर का एक नेटवर्क टाइप का बना हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि इसमें अब सॉल्वेंट जो है वो मौजूद नहीं है, सॉल्वेंट मौजूद नहीं, राइट। और इसी तरह से अगर हमने हाइड्रोजेल में वाटर को अगर रिप्लेस कराते हैं जेल बनने के बाद, जेल बनाने के बाद हाइड्रोजेल बनाया, हाइड्रोजेल बनाने के बाद जब वाटर को रिप्लेस करा दिया गैस से रिप्लेस करा दिया, तो हमारे पास बन जाता है एरोजेल। ये इस तरह का एक जेल बन जाता है जिसको कहते हैं एरोजेल, ठीक है। इसमें ये जो आप विजिबल है हमें स्ट्रक्चर, ये पॉलीमर नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, इंटरलेसिंग स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है जो कि हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से बना है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी स्ट्रक्चर की वजह से बना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वाटर जैसे कि ये, इनको अगर हम निकाल देंगे इसमें से जेल बनने के बाद किसी तरह वापस निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा जीरो जेल। और अगर इस वाटर को रिप्लेस कर देंगे या किसी भी सॉल्वेंट को रिप्लेस कर देंगे एयर के साथ, गैस के साथ, तो इस तरह का बन जाएगा हमारे पास एरोजेल है जी। इनकी मजीद डिटेल में हम नहीं जाते, बस यहीं तक रहते हैं जीरो जेल और एरोजेल की फॉर्म तक, है जी। तो अब हमारे पास जेल बनाने के लिए हमें चाहिए जेलिंग एजेंट्स, जो कि जेल फार्मिंग एजेंट्स हैं। जब ये डिज़ोल्व किए जाते हैं किसी लिक्विड फेज में एज अ कोलाइडल मिक्सचर, तो ये बनाते हैं वीकली कोहेसिव इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह का, इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर, इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है फिर वो सॉल्वेंट भी और हमारा जो सोल्यूट है, जो एक्टिव ड्रग्स हैं, वो भी इसी के अंदर जो है वो एंट्रेप हो जाती है। ये मेन बेस है या ये एक फ्रेम है जिस फ्रेम के ऊपर जेल बनता है। ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम कौन बनाता है? ये फ्रेम बनाते हैं जेलिंग एजेंट्स, राइट जी, जेलिंग एजेंट्स। अब अगर जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो सवाल आया था विस्कोसिटी का, वो रिलेटेड है जेलिंग एजेंट से, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये नेटवर्क की, ये जो नेटवर्क हमारे पास बना है, इस नेटवर्क की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इस नेटवर्क की डेंसिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितना ज़्यादा डेंस, जितना ज़्यादा गहरा ये बन जाएगा नेटवर्क, उतना ही ज़्यादा विस्कस बन जाएगा। तो अगर हमने विस्कोसिटी बढ़ानी होगी तो हम जेलिंग एजेंट की कंसंट्रेशन उसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जेलिंग एजेंट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास दी हुई हैं बुक चैप्टर में, उनको आप देख लीजिएगा, राइट जी। जो एग्जांपल्स बुक चैप्टर में मेंशन है, अपनी नॉलेज के लिए आप एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। पूछी कौन से जाएंगी? ये वाली पूछी जा सकती है एज एन एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ये वो सारे जेलिंग एजेंट्स हैं जो कि अमूमन रूटीन लाइफ में
हम सभी ने जो है वो देख भी रखे हैं और इनका एक्सपीरियंस भी कर रखा है। ठीक है, जैसे कि कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर आपने यकीनन देखा होगा कि ऐसी किचन आइटम्स की ऐसी डिशेस बनाने के काम आता है जहाँ पर कि विस्कोसिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जेलिंग एजेंट्स हमारे पास कॉस्मेटिक्स के भी और जो ओरल अगर जेल्स बनाए जाते हैं तो उनमें भी यूज़ किए जाते हैं इनमें से कुछ जेलिंग एजेंट्स। राइट, सब जो है वो कॉमन सोर्स है हमारे पास, जो हमारी हर्ब्स एंड वेजिटेबल सोर्स से निकलने वाली चीज़ें हैं वो यूटिलाइज हो रही होती हैं एज ए जेलिंग एजेंट। इसके अलावा जो दूसरी हैं जैसे कि ग्वारगम वगैरह, अच्छा ग्वारगम तो यहाँ पे है, अल्जीनेट वगैरह या हाइलुरोनिक एसिड वगैरह, ये आपको इनके नाम मिल जाएंगे बुक चैप्टर में, उनको एक मरतबा रीड आउट कर लीजिएगा। प्रिपरेशन जेल्स की बहुत सिंपल है, मिक्सिंग करते हैं हम विद और विदाउट हीट। मिक्सिंग के थ्रू जो है वो जेल्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर बड़ी सिंपल से हम प्रिपरेशन उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपल मिक्सिंग के तौर पे बनाए जाते हैं, डिपेंड करता है हमारे कंटेंट्स पर कि उनको हीट रिक्वायर्ड है या नहीं है। राइट, मिक्सिंग ऑर्डर कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, ये डिपेंड करता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स पर। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि जेलिंग एजेंट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करके जेल मैट्रिक्स बना दी जाती है। फिर उस जेल मैट्रिक्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करने होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है। राइट, मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जेलिंग एजेंट्स या जो डिस्पर्जन मीडियम्स वगैरह हैं हमारे, उनकी जो थिक्सोट्रोपी है, जो आपने रियोलॉजी में यकीनन स्टडी किया होगा, रियोलॉजी में थिक्सोट्रोपी जो हमारे एक टर्म है थिक्सोट्रोपी, वो थिक्सोट्रोपी पर डिपेंड करता है। कुछ जेल्स ऐसे होते हैं कि जिनको जब हम मिक्स कर रहे होते हैं तो मिक्सिंग करने से उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। फिर जब उसको छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो छोड़ने के बाद जो है उसकी विस्कोसिटी उसमें आ जाती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है, बहुत कम जगहों पर ऐसे हो रहा होता है कि मिक्सिंग करने से विस्कोसिटी बढ़ती है और छोड़ देने से, स्टैंड पे रखने से उसको विस्कोसिटी कम हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में मिक्सिंग करने से कम होती है विस्कोसिटी और उसको रखे कुछ अर्से के लिए उसको छोड़ देने पे उसको टाइम अलाउ करने पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो बहरहाल हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, हम मिक्सिंग करेंगे विथ और विदाउट हीट। पहले कौन सा इंग्रेडिएंट डालेंगे डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। यूजुअली हमारे पास दो मेथड हम फॉलो करते हैं। जेलिंग एजेंट को सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं, मिला के जेल मैट्रिक्स बन जाता है, उसके साथ में मजीद इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर देते हैं। दूसरा ये कि हम सॉल्यूशन बना लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की इन अ सॉल्वेंट, फिर उस सॉल्वेंट को ऐड करते हैं जेलिंग एजेंट में और फिर मिक्स करते हैं। तो एक अच्छा जेल बनाने के लिए एक थॉरो मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है जेल बनाने में वो है थॉरो मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है। राइट जी, तो ऑल जेल्स नीड सम सेटलिंग टाइम रेंजिंग फ्रॉम 24 to 48 आवर्स। जब जेल्स हमने बना ली है, उसकी थॉरो मिक्सिंग वगैरह कर ली, तो उसके बाद 24 से 48 आवर्स तक उसको सेटलिंग टाइम देना है। इस सेटलिंग टाइम के बाद या ये सेटलिंग टाइम जो है वो नेसेसरी है जेल्स की कंसिस्टेंसी के लिए, उसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए। फर्दर रीडिंग आपने क्या करनी है, एग्जाम्पल्स देखनी है जेल्स की जो कि बुक चैप्टर में दी हुई है। यहाँ पे आपने सिर्फ उनके नाम्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्पेसिफिक जेल जो कि आपके बुक चैप्टर में एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा हुआ है, तो वो क्यों इस्तेमाल होता है या उसमें क्या कंस्टिट्यूंट है या उससे रिलेटेड कोई और इम्पोर्टेंट बात, ये नहीं पूछी जाएगी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं जेल्स के अंडर में, जेल्स एंड मैग्मास दोनों, तो इसको दोनों कर दीजिएगा, जेल्स एंड मैग्मास। राइट, अच्छा, अब उनकी एप्लीकेशन आप अपनी अवेयरनेस के लिए पढ़ सकते हैं। वंस अगेन ये मेहरबानी आप अपने ऊपर खुद भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। जी भाई, एनी क्वेश्चन? सर बाकी जो पीछे प्रोसेस जो है वो पूरे पूरे याद करना है ना? जी,
प्रोसेस देखिए, प्रोसीजर्स तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है आपके डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने हम प्रोसीजर्स प्रिपरेशंस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से लाजिम है कि आपके पास एक सवाल तो लाजिम आएगा प्रिपरेशन। ये आप यूँ समझ लीजिए कि हमने कसम उठा लिया आज, इससे पीछे नहीं हटेंगे। एक सवाल तो लाजमी आएगा। कौन सा आएगा आपको तकरीबन सभी पता होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कौन सा सामने आता है, कौन सा सेलेक्ट होता है पेपर में आने के लिए। प्रिपरेशन एक लाजमी आएगी। एक प्रिपरेशन आपको आप देखें, आप दोबारा सुने जी। क्या करें, क्या क्या कह रहे हैं, दोबारा बता दो जी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक जो प्रिपरेशन हमने जितनी भी पढ़ी है ना अभी तक, और जितनी हम आगे पढ़ेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट जी। एक ना एक सवाल लाजमी बनेगा किसी न किसी प्रिपरेशन का। एक ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपको रीजंस पता होने चाहिए हर डोजेज फॉर्म के। हमने तकरीबन अभी तक जितने भी पढ़े हैं और आगे भी जो पढ़ेंगे उनके रीजंस जरूर स्टडी करेंगे। रीजंस इम्पोर्टेंट है। सस्पेंशंस के रीजंस क्या हैं, इमरजेंस के रीजंस क्या हैं, सीरप्स के रीजंस क्या है, जेल्स के रीजंस क्या हो सकते हैं। वैसे जेल्स के हमने पढ़े नहीं, जिसके पढ़े हैं वो इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा जी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उनमें से एक चीज बन सकती है। ठीक जी। तो ये 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको पता चल गए। इन 3 के हवाले से आप जो है वो मेहनत कीजिएगा लाजमी। बाकी जो आगे देखते हैं, जो जहन में आएगी बात, वो आपको लाजमी बता दें। जी। तो आज क्विज करना है आपने या नहीं करना? आज का वैसे बना हुआ है, तो अगर आप नहीं करना चाहते और नेक्स्ट वीक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक कर लीजिएगा। तो आज जो बना हुआ है उसमें से काफ़ी तो आपका सस्पेंशंस का और इमरजेंस का है, जो आपने कल का पढ़ा हुआ है। और बहुत ही कम, मेरे ख्याल है कि शायद 4 या 5 सवाल जो है वो जेल से या मेगमा से रिलेटेड होंगे, बाकी सब सस्पेंशन और इमरजेंस का। क्विज ले लें बस, नो नहीं बताइएगा। अरे अगर आप क्विज इसी वीक में ले लें इसी का, तो मतलब जो किसी और दिन हफ्ते को ले लें या फ्राइडे को, तो आप टाइम बता देंगे भाई इस टाइम पे मैं स्टार्ट करूंगा क्विज, तो आप लोग सब रेडी हो जाएं। इस तरह सही नहीं होगा सर? देखिए, मेरा तो असल में सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि आज आपने जो पढ़ा नेक्स्ट क्लास में उसका क्विज देना है, तो उस पे जी अलग से बताने की क्या जरूरत है? मतलब ये फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत है कि सब हट के एक जो है ना दावतनामा बनाया जाए कि जनाब आप फला दिन फला वक्त पे आपका क्विज होगा, उसमें सर पहले हम लोग इस तरह ये देते थे ना, मैं सब्जेक्ट्स जो इसलिए है बता वो रहा हूँ। ये सब्जेक्ट्स जो है वो तशरीफ लेके आएंगे। तो आपकी तशरीफ लाएंगे तो इंडियन टॉपिक से आपकी मुलाकात हो जाएगी। इस सारी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? सर जब पहले दे रहे हमने थे इसलिए बता रहा हूँ। जब हमने फर्स्ट जो क्लास कंडक्ट की थी, उस पे हम लोग म्यूचुअली आपके साथ डिस्कशन करके, कोई मैंने अपना फैसला आपके ऊपर थोपा नहीं था। हमने ये डिसीजन मिलके ये लिया था कि जी हम डेली जो है वो जो टॉपिक्स कर देंगे, उसी दिन हम क्विज भी दे देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमने पढ़ा है उसमें से हमें कितना समझ में आया। अब उसको फिर डेली बेस पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इसी तरह ठीक है से सर, बस नेक्स्ट क्लास सही है। ठीक है सर, सही है ना? सर आज सही ही है। ले लें, नेक्स्ट में क्या लेंगे सर? ये बच्चे भी जो कह रहे हैं ना, फायदा नहीं है सर। अभी ले लें, अभी जो पढ़ा हुआ आएगा, वैसे भी नंबर थोड़ी है, सेल्फ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्लास सही है भाई। अच्छा। चलिए, अब नए सेशन में आए तो हम वोटिंग करवाते हैं। ऐसे तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सर।